नमस्कार दोस्तों, मैं सी राजेश कुमार खंडेलवाल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एजुकेशनल सर्विसेज पर जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी है। दोस्तों, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ आउटपुट सर्विस देता है और कुछ इनपुट सर्विस लेता है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यदि आउटपुट सर्विस देता है तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यदि वह इनपुट सर्विस लेता है तो क्या उसे जीएसटी देना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर मैंने आपके सामने जो डायग्राम दिखाया है उसमें एक एरो बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ आउटपुट सर्विस देता है। इसी तरह से एक एरो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउटपुट सर्विस देने के लिए कुछ इनपुट सर्विस लेता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में कौन कौन सी आउटपुट सर्विसेज एग्जेम्प्ट है और कौन कौन सी इनपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट और इनपुट सर्विस के रिलेशन में जो लीगल एंट्री है उसे देख लेते हैं। यह लीगल एंट्री नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर दी गई है। एंट्री नंबर 66 को मैं आपके साथ इस वक्त डिस्कस कर रहा हूं। एंट्री नंबर 66 को मैंने प्रेजेंटेशन को इजी करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटपुट सर्विसेज और इनपुट सर्विसेज। आउटपुट सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रोवाइजो नहीं है इस एंट्री में, परंतु इनपुट सर्विस के रिलेशन में दो प्रोवाइजो दिए गए हैं। पहले हम इस एंट्री को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे। आउटपुट सर्विस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन to its student, staff and faculty. Services provided by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fees. इनपुट सर्विस के केस में क्लॉज बी में इनपुट सर्विसेज हैं। इसके साथ में दो प्रोवाइजो दिए गए हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, यहां पर एजुकेशन सेक्टर पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इस चीज को समझने के लिए हमें चार चीजों को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम इन चार चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम ये आराम से समझ जाएंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आउटपुट सर्विस पर जीएसटी पे करना है या नहीं करना और इनपुट सर्विस पर जीएसटी पे करना है या नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों जो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सामने हैं, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आउटपुट सर्विस एंड इनपुट सर्विस। एक एक करके इन चारों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन सर्विस को एंटायर जीएसटी एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया लोक शिक्षण ट्रस्ट वर्सेस सीआईटी के केस में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर ऑफ ए स्टूडेंट बाय नॉर्मल स्कूलिंग। मीन्स यदि कोई भी पर्सन अपनी स्किल को डेवलप करता है, ट्रेनिंग लेता है, नॉलेज को अपडेट करता है, जो भी इंस्टीट्यूशन इस टाइप की सर्विस दे रहा है वह एजुकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, क्योंकि इस एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है, यदि सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करी हैं, आउटपुट सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने दी है, तो आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। यदि इनपुट सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ली है तो इनपुट सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन जाता है और वह वो आउटपुट सर्विस देता है जो एंट्री नंबर 66 में दी गई हैं, तो आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट होंगी। परंतु यदि कोई इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बनता है तो उसकी आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन के लिए
इंस्टीट्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये है, ऐसे सभी स्कूल जो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल तक की एजुकेशन दे रहे हैं, वो सभी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर उसे डिस्कस करते हैं। एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, यदि कोई इंस्टीट्यूशन है वह एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और एजुकेशन के थ्रू एक कोर्स को पूरा करना है और उस कोर्स को पूरा करने के बाद एक डिग्री मिलेगी और वह डिग्री लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज है। जैसे कि एक कॉलेज बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करता है, बीए की डिग्री प्रोवाइड करता है, बीएससी की डिग्री प्रोवाइड करता है, वह एजुकेशन प्रोवाइड करता है। 3 इयर्स प्रोग्राम होता है ताकि एक डिग्री मिल सके और यह डिग्री लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है तो वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट नहीं की, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पहली कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है, वहाँ पर एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सेकंड कैटेगरी में बताया गया है कि जो डिग्री है वह लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, परंतु जो फर्स्ट कैटेगरी है इंस्टीट्यूशन की, उसमें यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि जो 12th क्लास तक की एजुकेशन दी जा रही है वह लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज है या नहीं है। सेकंड कैटेगरी के अंदर जो उन्होंने बताया है कि वह डिग्री लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, लॉ कौन सा, इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ? यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर इंडियन लॉ द्वारा वह डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। यदि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उसका कोई कॉलेज इंडिया में है, वह डिग्री कोर्स कराती है, तो वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वह डिग्री इंडियन लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। जो थर्ड और लास्ट कैटेगरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि स्टूडेंट एक ऐसा कोर्स पूरा कर सके जिससे उसको जॉब मिल सके। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ऐसे कोर्स जो कराने वाली संस्थाएं हैं जैसे ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITC, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो वोकेशनल एजुकेशन कोर्स करा रहा है वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा यदि 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब वो 2 कंडीशन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, उसने बताया कि ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स कराता है वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा यदि वह NCVT या SCVT द्वारा रिकॉग्नाइज है। यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, यदि ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन NCVT या SCVT द्वारा रिकॉग्नाइज है, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि ऐसा इंस्टीट्यूशन अप्रेंटिस एक्ट 1961 में दिए गए नोटिफाई कोर्स कराता है। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ऐसा इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वह NCVT या SCVT द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, परंतु वह मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स कराता है और यह कोर्स NCVT द्वारा अप्रूव है, तो वह इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो अभी थर्ड कैटेगरी डिस्कस करी, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक प्राइवेट ITI है, तो क्या वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगी? यहाँ पर यदि 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन जाएगी। पहली कंडीशन है वह NCVT या SCVT दोनों में से किसी एक के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसके साथ साथ वह अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जो कोर्सेज नोटिफाई हैं उन कोर्सेज में से कोई एक या एक से ज़्यादा कोर्स कराती हो। यहाँ पर अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक ITI है
वह एनसीवीटी और एससीवीटी द्वारा अप्रूव है, परंतु अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जो कोर्स दिए गए हैं, जो कोर्स नोटिफाई हैं, वह कोर्स नहीं कराती है, तो वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगी। सेकंड, यदि कोई आईटीआई है वह एनसीवीटी या एससीवीटी से अप्रूव नहीं है, परंतु अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जो कोर्स नोटिफाई है वह कोर्स कराती है, तो भी वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगी, क्योंकि वह एनसीवीटी और एससीवीटी से अप्रूव नहीं है। तो दोस्तों यहां पर हमने दो चीज समझ ली, व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज आउटपुट सर्विस, व्हाट इज इनपुट सर्विस। दोस्तों यहां पर मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आउटपुट सर्विस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वह जो आउटपुट सर्विस देता है वह इनसाइडर को आउटपुट सर्विस दे सकता है और आउटसाइडर को आउटपुट सर्विस दे सकता है। इनसाइडर कौन होते हैं? स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी। एंट्री नंबर 66 ए में बताया गया है, यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को आउटपुट सर्विस देता है तो यह सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि यहां पर नेचर ऑफ सर्विस को डिफाइन नहीं किया गया है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट को, स्टाफ को कोई भी सर्विस देता है वह सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट से एंट्रेंस एग्जाम फीस लेता है, मेडिकल फीस लेता है, ट्यूशन फीस लेता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी फीस लेता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी फीस लेता है, टूर फीस लेता है, कई बार वह अपने स्टूडेंट को फिल्म दिखाने ले जाता है उसकी फीस लेता है, स्विमिंग पूल की फीस लेता है, बिल्डिंग फंड के नाम पे फीस लेता है। इस टाइप की जितनी भी फीस हो सकती हैं, यदि वह अपने स्टूडेंट से कलेक्ट करता है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस फीस पर किसी भी टाइप का जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। इसी टाइप से यदि वह अपने फैकल्टी को, अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट को बस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसीडरेशन चार्ज करता है, तो यह सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, इस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यह मैंने आपको 66 ए में जो एंट्री है वो बताई। अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो नेक्स्ट एंट्री है, मैंने आपको बताया कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वह दो टाइप की सर्विस देता है। मैंने सर्विस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, सर्विसेज टू इनसाइडर, सर्विसेज टू आउटसाइडर। अब जो आउटसाइडर की सर्विस है उसको मैंने अगेन दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। जो आउटपुट सर्विस है 66 ए में, वहां पर बताया गया है, यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जाम की सर्विस देता है और उसके लिए वह कंसीडरेशन चार्ज करता है, तो यह सर्विस पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। यहां पर आउटसाइडर के लिए इस सर्विसेज के अलावा और भी सर्विस हो सकती हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इस आउटपुट सर्विस के अलावा यदि और सर्विस है तो क्या वो एग्जेम्प्ट होंगी या टैक्सेबल होंगी। मान लीजिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, वह इस प्लेग्राउंड को किसी कंपनी को कॉमर्शियल एक्टिविटी के यूज करने के लिए देता है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसके लिए जो भी कंसीडरेशन मिलेगा वह उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वह अपने स्टूडेंट का इंटरव्यू कराने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने कैंपस में बुलाता है और उसके लिए फीस चार्ज करता है, तो यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो फीस मिल रही है वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसी फीस पर जीएसटी पे करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर बताया, यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दो टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है तो वह जीएसटी चार्ज नहीं करेगा।
अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इनपुट सर्विसेज को। यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनपुट सर्विस लेता है तो क्या सप्लायर जीएसटी चार्ज करेगा? दोस्तों इसके लिए एंट्री नंबर 66B को हमें देखने की जरूरत है। एंट्री नंबर 66B इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सर्विसेज को लेता है तो सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, परंतु यहां पर हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि इन सर्विसेज के साथ प्रोवाइजो भी दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज को लेगा तो हो सकता है कुछ केसेस में सप्लायर को इन पर जीएसटी चार्ज करना पड़े। एक बार मैं आपके लिए इन सर्विसेज को पढ़ देता हूं। फर्स्ट सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन टू स्टूडेंट, स्टाफ एंड फैकल्टी। नेक्स्ट कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स। नेक्स्ट सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज। नेक्स्ट services relating to admission to or conduct of examination by such institution. Last, supply of online educational journals और periodicals। यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनपुट सर्विसेज को लेगा तो सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। एक एक करके अब मैं आपके साथ इन सर्विसेज को डिस्कस करता हूं। फर्स्ट सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन टू स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी। यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को लेता है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वह जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। दोस्तों यहां पर आप एक बात ध्यान दें, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को कोई भी सर्विस दे रहा था तो वह सर्विस एग्जेम्प्ट थी। यहां पर यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी के लिए बस हायर करता है, बस ऑपरेटर से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेता है तो ट्रांसपोर्टर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। नेक्स्ट सर्विस है कैटरिंग की सर्विस। यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैटरिंग की सर्विस लेता है तो सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विसेज। यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने कंपाउंड में सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विस लेता है तो सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। नेक्स्ट, यदि कोई पर्सन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिशन या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के रिलेशन में सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। और लास्ट है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स। यदि कोई पर्सन इस सर्विस को प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। परंतु दोस्तों यहां पर मैंने बताया था कि इनपुट सर्विस के अंदर कुछ प्रोवाइजो दिए गए हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने आपको 5 टाइप की इनपुट सर्विस बताई थी। यदि आप इसे आसानी से समझना चाहें तो मैं आपके लिए बता सकता हूं जो फर्स्ट 3 सर्विसेज हैं उनका शॉर्ट फॉर्म है टीसीएस, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग एंड सिक्योरिटी। और जो फोर्थ सर्विस है वो है एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज। और जो फिफ्थ है वो है आपकी ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल से रिलेटेड। तो यहां पर जो प्रोवाइजो नंबर 1 है उसने क्या बताया, यदि फर्स्ट 3 सर्विसेज कौन सी, टीसीएस की, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, यदि ये 3 सर्विसेज एक स्कूल के अलावा कोई दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेगा तो सप्लायर इस केस में जीएसटी चार्ज करेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि एक कॉलेज या ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यदि वह यह 3 सर्विसेज लेता है तो सप्लायर को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इस केस में केवल स्कूल के लिए ही सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रोवाइजो है वो एंट्री नंबर जो 5th है उसके रिलेशन में है। एंट्री नंबर 5th कहती है यदि किसी पर्सन ने ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स की सर्विस प्रोवाइड की है तो यह सर्विस केवल तभी एग्जेम्प्ट होगी। कहने का मतलब यह है कि सप्लायर तभी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा यदि यह सर्विस किसी कॉलेज के द्वारा ली जा रही है। यदि यह सर्विस
किसी स्कूल या ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ली जा रही है जो कि अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आईटीआई या आईटीसी, इस केस में सप्लायर को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर आपने एक चीज नोट की, जब आउटपुट सप्लाई की बात हो रही थी तो वहां पर नेचर ऑफ सर्विस को डिफाइन नहीं किया गया था। कहने का मतलब यह है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था तो वह सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर दी गई थी, परंतु इनपुट सर्विस के केस में केवल 5 टाइप की सर्विसेज को ही एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके साथ साथ इसमें प्रोवाइजो भी लगा दिया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एजुकेशन के साथ साथ हॉस्टल की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट वहीं पर रहकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो एजुकेशन की जो सर्विस है वह तो एग्जेम्प्ट है, क्या हॉस्टल की सर्विस भी एग्जेम्प्ट होगी? दोस्तों यहां पर बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है, यदि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट को एजुकेशन सर्विस के साथ साथ फूडिंग की, हॉस्टल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वह सर्विस एग्जेम्प्ट होगी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। परंतु यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यदि यह सर्विसेज किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड की जो कि एक अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके केस में जो हॉस्टल की सर्विस है वह एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने आपको बताया एक बार उसे समराइज कर लेते हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया एंट्री नंबर 66 को। एंट्री नंबर 66 में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बात करता है आउटपुट सर्विस की, दूसरा पार्ट बात करता है इनपुट सर्विस की। मैंने आपके साथ डिस्कस किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की 3 कैटेगरी हैं, स्कूल, कॉलेज और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आईटीआई, आईटीसी। इसके साथ मैंने आपको बताया आउटपुट सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में एग्जेम्प्ट है, इनपुट सर्विस जो कि कुछ कंडीशन के साथ टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर समझ आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।